हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे पार्ट 4 ज्योग्राफी 11th क्लास की हमने कंप्लीट कर ली है और उसी का पार्ट 4 हम लेकर के आए हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसमें कंप्लीट जो है 11th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर रिवीजन के लिए है ये क्लास, सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं, तो पूरी आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी एक ही क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि सही विकल्प का चुनाव करना है। दोनों कथनों को पढ़ना है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा गया था। क्या पहला कथन सही है? और दूसरा है कि एडविन हबल ने 1920 में इसके प्रमाण दिए थे। तो दोनों ही बातें सही हैं। बिग बैंग थ्योरी जो थी एडविन हबल ने 1920 में दी थी और ये विस्तारित ब्रह्मांड, यानी कि बिग बैंग को विस्तारित ब्रह्मांड क्यों कहा गया, क्योंकि आज भी जो हमारी मेखलाएं हैं, ये जो है इनका जो बीच का विस्तार है वो आज भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है, इसलिए इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा गया। तो दोनों ही बातें सही हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि थर्ड इसका आंसर सही होगा। सेकंड है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। एचटेट की खासियत है ज़्यादातर नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गलत है। तो ये कथन दिए गए हैं 4 यहाँ पे, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। पहला कथन क्या कह रहा है, भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट सबसे बाहरी भंगुर भाग है। भूप्रपट्टी ये सबसे ऊपरी और बाहरी भाग है, ये सही हो जाएगा। समुद्री प्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय प्रपट्टी से अधिक है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड है, मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, तो ये बात सही है बिल्कुल। और बाह्यक और तरल अवस्था में है, ये बात भी सही है। गलत ये होगा, समुद्री प्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय प्रपट्टी से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो महाद्वीपीय प्रपट्टी होती है वो ज़्यादा वो होती है मोटी। महाद्वीपीय प्रपट्टी की जो मोटाई होती है ना, वो 30 से 70 किलोमीटर की लगभग मोटी होती है, 30 से 70 के आसपास मोटी। और जो समुद्री प्रपट्टी होती है ये लगभग 5 के आसपास होती है, 5 किलोमीटर के आसपास मोटी। तो ज़्यादा मोटी कौन सी होगी, महाद्वीपीय प्रपट्टी, और इसमें दी गई है कि समुद्री प्रपट्टी ज़्यादा मोटी है, तो यही गलत हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है, कौन सा कथन सही है भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में। तो इसका आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, पी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। पी तरंगे हैं वो ठोस माध्यम में चल सकती हैं। पी तीनों में चलती हैं, ठोस में, तरल में, गैस में। एस तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। एस जो तरंगे होते हैं केवल ठोस में चल सकती हैं, ये तरल में नहीं गुजर सकती, यानी कि ये बात जो है सही हो जाएगी। कथन सत्य पूछा है ना, तो यही वाला सही हो जाएगा। धरातलीय तरंगे सबसे अंत में दर्ज होती हैं और कम विनाशकारी होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। छाया क्षेत्र दोनों तरंगों के लिए एक समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जो कथन दिए हैं उन पे विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये सिद्धांत दिया था, और दूसरा कह रहा है कि पेंजिया का अर्थ है विशाल महासागर। तो पहला कथन तो सही हो जाएगा, अल्फ्रेड ने 1912 में ये सिद्धांत दिया था, 1912 में ये सिद्धांत दिया था। और जो ये दूसरा है पेंजिया, तो विशाल महासागर किसको बोला गया था, पैंथालासा को। पैंथालासा। पेंजिया था संपूर्ण भूमि, संपूर्ण भूमि, ना कि संपूर्ण महासागर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें केवल एक, पहला, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनी की, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे फिर से नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन प्लेट विवर्तनी की के संदर्भ में गलत है। पहला कथन है प्रशांत प्लेट एक मुख्य रूप से महासागरीय प्लेट है। दूसरा है जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं उनको अभिसरण सीमा
कहा जाता है। उनको अभिसरण सीमा नहीं बल्कि जो दूर हटने वाली होती हैं उनको अपसारी सीमा बोलती हैं। जो पास आती हैं, आपस में टकराती हैं, इस तरह से एक दूसरे के पास आती हैं, उनको अभिसरण सीमा बोलती हैं। जो एक दूसरे से दूर जाती हैं उनको बोलते हैं अपसारी। एक दूसरे से दूर जो हटती हैं उनको अपसारी बोलते हैं। तो यही गलत हो गया यहाँ पे, और गलत ही पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? जहाँ पे दूर हटती है उनको अपसारी बोलते हैं, ना कि अभिसरण। हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण से हुआ, बिल्कुल सही है। रूपांतर सीमा है, पर न तो कोई नई परपट्टी बनी है और ना ही कोई नष्ट हुई है पुरानी, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। अपक्षय वेदरिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है वेदरिंग के बारे में? तो पहला है, यह एक स्वस्थान यानी इन सीटू प्रक्रिया है। ये इन सीटू नहीं बल्कि एक्स सीटू प्रक्रिया है। रासायनिक अपक्षय, हाँ इन सीटू ही प्रक्रिया है, ये सही हो जाएगा, गलत नहीं है भाई। ये इन सीटू है, अपक्षय इन सीटू है। एक ही जगह पे चट्टानों का टूटना, बिना बल्कि एक्स सीटू होता मतलब कहीं अलग जगह पे जाकर के फिर टूटना। एक ही जगह पे चट्टान चटकना, टूटना, उनको बोलते हैं इन सीटू। फिर तो अपक्षय इन सीटू है। रासायनिक अपक्षय शुष्क प्रदेशों में सबसे तीव्र होता है। ये शुष्क प्रदेशों में, रासायनिक अपक्षय शुष्क प्रदेशों में नहीं होता। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? पानी लगना, फिर उसके अंदर जो चेंज आते हैं, जंग वगैरह लगता है जैसे लोहे में, तो पानी वगैरह की जरूरत होगी ना वहाँ पे। शुष्क नहीं, ड्राई एरिया में ज़्यादा होता है। तो रासायनिक अपक्षय ड्राई क्षेत्रों में नहीं होता, आर्द्र क्षेत्रों में होता है, शुष्क क्षेत्रों में नहीं होगा ये। तो ये तीव्र नहीं होता बल्कि जो है आर्द्र एरिया में होता है रासायनिक अपक्षय, ना कि शुष्क प्रदेशों में। तो यही गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका सेकंड ही होगा। पादप और पशु भी अपक्षय में योगदान देते हैं, ये भी सही है। जल योजन एक रासायनिक अपक्षय है। जल योजन यानी कि हाइड्रेशन एक रासायनिक अपक्षय है, तो जल की जरूरत होगी। और यहाँ पे बोला है कि रासायनिक अपक्षय शुष्क यानी सूखे क्षेत्रों में होगा, तो ये वाला गलत होगा। इसके लिए जल की जरूरत होती है, आर्द्र एरिया में होता है ये, ना कि शुष्क क्षेत्रों में। तो आंसर इसका सेकंड होगा। फिर है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में कौन सा जो है कथन सही है? सही बताना है यहाँ पे। वी आकार की घाटी युवा अवस्था की विशेषता है। पहला सही है, जब नदी अपनी युवा अवस्था में होती है तब वी आकार की घाटी बनती है, वी आकार की घाटी बनती है। प्राकृतिक जो तटबंध है वो नदी के कटाव से बनती हैं। प्राकृतिक जो तटबंध है वो कटाव से नहीं बनते, वो निक्षेपण से बनते हैं। नदी जब निक्षेप करती है, अपने द्वारा जो ले जाया गया मलबा है वो तटीय इलाकों में निक्षेप करती है, तटबंध उनसे बनते हैं, ना कि कटाव से। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला सही है। केवल एक सही होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका पहला। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? फिर से नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर अधिक होती है। सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर अधिक होती है। ये ध्रुवों पर अधिक नहीं होती, ये विषुवत रेखा पे अधिक होती है और होती है लगभग 18 किलोमीटर की। 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर मिलेगी, और ध्रुवों पर आपकी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, 8 किलोमीटर। तो ध्रुवों पर अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है, ये वाला गलत हो जाएगा, कम होती है ध्रुवों पर, ये वाला गलत होगा हमारा। तो आंसर भी यही हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, सही है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, और बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तीनों बातें सही हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तप जो इंसोलेशन है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सी चीज शामिल नहीं की गई है इंसोलेशन को प्रभावित करने में? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों का झुकाव, ये शामिल है। दिन की अवधि भी शामिल है। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी शामिल है। महासागरीय धाराओं का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, महासागरीय धाराएं इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, वायु दाब पेटियों के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? सही पूछा है। वायु दाब पेटियों के संदर्भ में विषुवत वृत्त पर उच्च दाब पाया जाता है। पहला क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त पर उच्च दाब पाया जाता है। सेकंड है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं।
तो सही पूछा है और ये बात बिल्कुल सही है। इसको अश्व अक्षांश कहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में घोड़े के जो जहाज होते थे, उन जहाज़ों से वजन कम करने के लिए उनको नीचे पानी में फेंक दिया जाता था और यहीं से हवाएं जो है बीच में बैठती हैं यहीं से, और इसी वजह से इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं। जो क्योंकि घोड़े के भरे जहाज होते थे, उनको वजन की वजह से नीचे पानी में फेंक देते थे और इसी को इसके नाम पे अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को, यहीं से हवाएं बैठती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सेकंड वाला सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च दाब पाया जाता है, ना कि निम्न। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर कम होता है, ना कि अधिक। नेक्स्ट है, चक्रवातों के बारे में कौन सा कथन गलत है? चक्रवातों के बारे में कथन गलत कौन सा है, ये बताना है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ये बात तो सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र के ऊपर बनते हैं, ये बात भी सही है। चक्षु जो आई है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे शांत हिस्सा होता है। जो आँख होती है वो बिल्कुल शांत रहती है चक्रवात की, तो बिल्कुल ये भी सही है। प्रति चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। प्रति चक्रवात में उच्च दाब होता है केंद्र में, ना कि निम्न दाब। हवाएं जो होती हैं केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं, केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगी तो क्या होती है? निम्न दाब नहीं होता बल्कि उच्च दाब होता है इस टाइम पे केंद्र में, प्रति चक्रवात में। तो सही आंसर जो गलत पहचानना है, गलत यही होगा हमारा, और यही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता के बारे में क्या सही है? सापेक्ष आर्द्रता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, तो बिल्कुल जो सापेक्ष आर्द्रता है वो तापमान बढ़ने पर हवा की नमी जो होती है वो कम हो जाती है, सोखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और इसी वजह से सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। ये ग्राम प्रति घन मीटर में मापी जाती है, गलत। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 50% होती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका वर्षा से कोई संबंध नहीं, इसका वर्षा से संबंध होता है भाई, नमी होती है वो इसी वजह से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, महासागरीय जल के तापमान के बारे में विचार करें। महासागरीय जल के तापमान के बारे में विचार करना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है। महासागरीय जल का तापमान क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ गिरता है? और बंद सागरों का तापमान खुले सागरों की तुलना में अधिक होता है, तो ये बात सही होगा। बंद सागर जैसे लाल सागर है, चारों तरफ से थल से घिरा हुआ है, ना कि जल से, तो उसका क्या होता है? तापमान उसकी तुलना में अधिक होता है। बंद सागरों का तापमान अधिक होता है बल्कि खुले सागरों की तुलना में, तो ये बात बिल्कुल सही है। और पहला जो है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है, तो ये वायुमंडल का गिरता है, ना कि समुद्रों का, महासागरों का, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड वाला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, यानी सेकंड। नेक्स्ट है, जवार भाटा टाइड्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। स्प्रिंग टाइड पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्प्रिंग जो टाइड होते हैं वो पूर्णिमा को और अमावस्या के दिन आते हैं, सही है। लघु ज्वार के समय जब नीप टाइड बनते हैं तो सूर्य चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सीधी रेखा में नहीं बल्कि समकोण में होते हैं। इस प्रकार से जब सीधी रेखा में होते हैं तो उच्च ज्वार आते हैं, वृहत ज्वार स्प्रिंग टाइड आते हैं, ना कि नीप टाइड, तो यही आंसर हो जाएगा। गलत पूछा इसने और गलत यही होगा, सेकंड वाला। ज्वार की उत्पत्ति में चंद्रमा का आकर्षण बल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात भी सही है। दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल लगभग 12 घंटे 25 मिनट का होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैव विविधता के बारे में कौन सा शब्द सही, कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा है, तो जो सेकंड वाला है, हॉट सपोर्ट शब्द नॉर्मन मॉयर्स ने दिया था, ये बात बिल्कुल सही कही गई है यहाँ पे। ये जो ध्रुवों की ओर है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता ये बढ़ती नहीं है, कम होती है, बल्कि कम होती है। विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो विविधता है, जैव विविधता, वो कम होती है, बढ़ती नहीं है। हॉट सपोर्ट शब्द नॉर्मन मॉयर्स ने दिया था, और ये भारत में कितने हॉट सपोर्ट क्षेत्र हैं? भारत में 4 हैं।
भारत में 4 हॉटस्पॉट है, 4। और IUCN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे ये भी लिख लो, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में, ना कि न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो ये वाला सही होगा आंसर। फिर है नेक्स्ट, भारत की स्थिति के बारे में कथन गलत चुनना है। भारत की स्थिति, लोकेशन को लेकर के कौन सा कथन गलत है यहाँ पे वो बताना है। पहला है, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये बात बिल्कुल सही है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये भी सही है। मानक जो यामोत्तर है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरात से होकर के गुजरती है। जो मानक यामोत्तर है हमारी, वो कहाँ से गुजरती है? वो गुजरात से गुजरती, गुजरात से नहीं भाई, वो मिर्जापुर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से नहीं। तो ये गुजरात से होकर के गुजरती है। ये वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बात भी सही है, 7वें नंबर पे है। फिर है, हिमालय के बारे में कथनों पर विचार करें। हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। पहला है, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कश्मीर हिमालय करेवा जो केसर की खेती के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो ये बात सही है बिल्कुल। सेकंड वाला है, नंदा देवी शिखर पंजाब हिमालय में है। ये नंदा देवी, इसका आंसर तो साथ ही साथ दिया गया है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, ना कि पंजाब हिमालय में। नंदा देवी कहाँ पे है? कुमाऊं में। केवल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला, सेकंड वाला गलत होगा। फिर है अगला, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में गलत को चुनना है। सबसे पहले है कि ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। 18 का क्वेश्चन है, सबसे पहले कि ये सबसे पुराना भाग है, तो ये बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय पठार पुराना है। इसकी सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी जो नॉर्मल ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, सही है। अरावली पहाड़ियाँ इसके उत्तर पश्चिम में है, ये भी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसका भी आंसर साथ में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा भाई। इसकी जो डोडा बेटा वो सेकंड नंबर पे है, सेकंड। पहले नंबर पे जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी वो अनाईमुड़ी होगी, और ये कितने किलोमीटर होगी, कितनी मीटर ऊंची होगी? तो ये 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी। तो पहली जो ऊंची चोटी होगी वो अनाईमुड़ी होगी। डोडा बेटा सेकंड नंबर पे आती है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 का, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो पहला कथन है कि गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम यानी देवप्रयाग से बनती है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम यानी देवप्रयाग से बनती है। तो जो गंगा का जो नाम है वहीं से तो पड़ता है ना, अलकनंदा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग में वहीं से बनती है, तो पहला ही कथन सही होगा इसका। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में दिहांग कहा गया, इसको सांगपो बोलते हैं, ना कि दिहांग, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये भी गलत है। प्रायद्वीपीय नदियाँ 12मासी होती हैं, ये नदियाँ 12मासी नहीं होती, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही होगा, तीनों गलत हैं बाकी के। फिर नेक्स्ट है, नर्मदा और तापी नदियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं उनको लेकर के कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ये नदियाँ भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं, ये बात तो सही है। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। किसका? ज्वार नद मुख। डेल्टा का निर्माण नहीं करती ये वाला गलत हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी होगा। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है भारतीय मानसून के संदर्भ में विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, इसके कुछ के आंसर साथ ही साथ दे दिए हैं। पहला है एल नीनो, भारतीय मानसून पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहले भी बताया है मैंने, एल नीनो सूखा लेकर के आती है, वहाँ पे गर्मी होती है, सूखे का जो होता है भारत में जो असर होता है सूखे का, वो एल नीनो की वजह से ही होता है, तो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है एल नीनो की वजह से। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। सेकंड वाला है कि मानसून का विच्छेद वर्षा की लंबी अवधि को कहते हैं, तो ये वाली जो है इसमें गलत हो जाएगा। मानसून विच्छेद हम जब लगातार लंबी बारिश होती है उसको नहीं बोलते, लंबी अवधि को नहीं बोलते, बल्कि बीच में जब बारिश ब्रेक लेती है ना, एक से दो से वीक का, एक दो वीक बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, एक बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, साफ मौसम रहता है और फिर एकदम से बारिश होती है। तो बीच में जो ब्रेक होता है ना मानसून विच्छेद, तो एक दो हफ्ते का बीच में ब्रेक ले लिया और फिर बारिश आई, तो उस ब्रेक को हम बोलते हैं मानसून का विच्छेद। यहाँ पे दिया भी गया है, ब्रेक को हम बोलते हैं विच्छेद, वर्षा की लंबी अवधि को हम विच्छेद नहीं बोलते। तो इसका पहला आंसर सही होगा, सेकंड वाला गलत। नेक्स्ट है 22 का, मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है, सेम नेगेटिव पूछ लिया। पहला है जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बड़े हिस्से में पाई जाती है। जलोढ़ जो मृदा होती है वो भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाई जाती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, ये बात भी सही है। लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए अच्छी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। और फोर्थ है कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, ये यहाँ पर भी इसमें कुछ आंसर मैंने हटा तो दिए थे लेकिन फिर से दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन की प्रचुरता नहीं होती इसमें। ये लाल मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें भारत की जो मिट्टी होती है ना उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस इनकी ज़्यादातर कमी ही पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता नहीं पाई जाती, लोह की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, बल्कि लोह की, और इसी वजह से इसकी जो कलर होता है वो भी इसी की वजह से जो है लाल होता है, लोहे की मात्रा होती है, इसी वजह से इसका रंग भी लाल होता है, इसीलिए इसको लाल मिट्टी बोलते हैं। नाइट्रोजन की प्रचुरता नहीं होती, लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। कथन गलत पूछा है ना, तो यही वाला गलत है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कौन सा कथन, पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ पे मिलेंगे। मानसूनी वनों को पर्णपाती वन भी कहते हैं, मानसूनी जो वन होते हैं उनको पर्णपाती वन भी बोलते हैं, ये बात सही है। सुंदरी वृक्ष कटीले वनों की विशेषता है, ये वाला तो गलत हो जाएगा भाई, सुंदरी वाला। ये कटीले वनों की जो विशेषता नहीं होती, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो टाइड वन जिनको हम बोलते हैं, ज्वारीय वन, उनकी विशेषता होती है। सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा जो है उसमें पाए जाते हैं वहाँ पे। तो सुंदरी वृक्ष कटीले वनों की विशेषता नहीं हो, कटीले वन जो होते हैं वहाँ पे आपको कैक्टस का पौधा मिलेगा, और कोई और जो कटीले पौधे हैं ना कांटे वाले वो ज़्यादा पर वहाँ पर मिलते हैं, कैक्टस वगैरह, ना कि जो सुंदरी वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष वहाँ नहीं मिलता, सुंदरी वृक्ष मिलेगा मैंग्रोव वन हो गए या ज्वारीय वन हो गए, टाइड वन जिनको हम बोलते हैं वहाँ पे। तो ये वाला गलत हो गया। हिमालय में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति का स्वरूप चेंज होता है, तो ये बात भी सही है। बाकी की तीनों बातें सही हैं और ये वाली गलत है। यहाँ पे सुंदरी जो वृक्ष होंगे वो आपको मिलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निशान लगा के, सुंदरी वृक्ष आपको मिलेंगे मैंग्रोव वनों में, मैंग्रोव वन व ज्वारीय वन। एक सेकेंड, ज्वारीय वनों में, तो इसमें नेगेटिव ही पूछा होगा, इसलिए यहाँ पे एक ही नेगेटिव है हमारा आंसर, बाकी सारी सही से दी गई हैं चीज़ें। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कौन सा गलत है ये पूछा है। खनिजों के वितरण के बारे में गलत चुनना है, फिर से यहाँ पे नेगेटिव पूछ लिया।
छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों का हृदय उसको कहा जाता है, तो ये बात सही है। छोटा नागपुर पठार को खनिज का हृदय कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। खेतड़ी जो राजस्थान है वहाँ तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो खेतड़ी राजस्थान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, बिल्कुल दोनों बातें सही है। झरिया झारखंड लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना कि लोहे के लिए। यहाँ पे आंसर ये दिया भी गया है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला गलत है, लोहे के लिए नहीं बल्कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये, तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई है पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, ये बात भी सही है। फिर है जनसांख्यिकी 2011 के अनुसार जो डाटे दिए गए हैं उनके बारे में। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सही बात है। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है, ये बात भी बिल्कुल सही है, सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो हरियाणा का ही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में भी साक्षरता है अच्छी खासी, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो लक्षद्वीप में मिलेगी आपको, लक्षद्वीप में। दिल्ली नहीं होगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। केरल का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ये बात सही है, तो इसने नेगेटिव ही पूछा है और ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा ना कि दिल्ली। फिर है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, एक सेकंड मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक्स ही हैं। कौन सा गलत है ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि पता चल जाए। फिर है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो AMW प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पे पाई जाती है। AMW राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है आपको पता है ना, राजस्थान में पाई जाती है BWHW। ये वाली जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। AMW जो होती है वो पाई जाती है आपके पश्चिमी तट पे, और जो कोरोमंडल तट पे पाई जाती है वो AS प्रकार की जलवायु मिलेगी, AS प्रकार की। तो ये जो आपकी AMW है ये मिलेगी आपकी यहाँ पे, और बीच में जो उत्तर पूर्वी भारत है इस साइड में आपको मिलेंगे गंगा के मैदान हो गए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। कथन दिया गया है पहला। दूसरा है कि पूर्वी घाट एक सतत कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है, दूसरा। तो पूर्वी घाट नहीं, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट होगा यहाँ पे। पश्चिमी घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है ना कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। थाल घाट, भोर घाट जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं, और जो पूर्वी घाट है वो एक सतत श्रृंखला नहीं है, बल्कि जो पश्चिमी घाट है वो एक सतत श्रृंखला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और सेकंड वाला गलत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला। जो पश्चिमी घाट है वो उनकी जो ऊंचाई है यहाँ पे लिख लो आप 900 के आसपास है, मतलब 900 से 1600 मीटर के आसपास ऊंचाई। और पूर्वी घाट जो होंगे पश्चिमी घाट की है ये, और जो पूर्वी घाट होंगे इनकी यहाँ पे लिख लो आप, पूर्वी घाट की ऊंचाई आपको मिलेगी 600 के आसपास, 600 मीटर के आसपास। फिर है नेक्स्ट, खादर और बांगर के बारे में कौन सा कथन गलत है। फिर से नेगेटिव पूछना है, कौन सा गलत है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर में कंकड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बांगर मिट्टी खादर से अधिक उपजाऊ है। खादर जो होती है वो नई होती है, नई जो मिट्टी होती है, नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है,
नदियों के द्वारा बहा के लाई गई जो बाढ़ का मैदान होता है वहाँ पे जमा की गई जो मिट्टी होती है नई होती है, जो कि उपजाऊ भी होती है। और बांगर होती है उसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, वो पुरानी होती हैं। जो ऊंचे मैदान होते हैं ना वहाँ पे पाई जाती है, ऊंचे मैदानों पे। और ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर, ना कि बांगर। तो खादर से अधिक उपजाऊ नहीं होती, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। खादर नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, ये बात सही है। ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है बांगर, और खादर पाई जाती है मैदानी इलाकों में जहाँ पे बाढ़ के द्वारा मिट्टी जमा की गई होती है। वो नई नई परतें ऊपर आकर के जमा हो जाती हैं और वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा कि बांगर उपजाऊ होती है, खादर की उसके आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। भारत के द्वीप समूह के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। द्वीप समूहों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अंडमान निकोबार को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, सही बताना है ना। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, 8 डिग्री नहीं, इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप कोरल से बना है, ये बात सही है। बैरन द्वीप एक सुप्त ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप नहीं है सुप्त ज्वालामुखी। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये सक्रिय हो जाएगा सुप्त की बजाय। पंबन द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में है, ना कि कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में नहीं, मन्नार की खाड़ी में है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि लक्षद्वीप कोरल से बना हुआ है। फिर है नेक्स्ट, वन संरक्षण नीति 1952 में बनी थी और 88 में इसका संशोधन हुआ था। इसके अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा 33%, 33% पे, यानी 1/3 हिस्से पे वन होने अनिवार्य हैं। अभी की बात करें तो 21 से लगभग 24% हिस्से पे वन है, फिलहाल की बात करेंगे तो। नेक्स्ट है, मानचित्र मापक के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। मानचित्र मापक के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे ये बताना है। कथन विधि सबसे सरल विधि है, ये बात सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट स्केल जो है वो सबसे सरल विधि है। सेकंड वाला है, निरूपक भिन्न, आरएफ में इकाइयों का प्रयोग नहीं होता है। आरएफ में इकाइयों का प्रयोग नहीं होता, ये बात भी सही है। आलेखीय विधि ग्राफिकल मेथड में मानचित्र छोटा बड़ा करने पर मापक नहीं बदलता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, 1:50,000 एक बड़ा मापक मानचित्र है, ये बड़ा नहीं होगा माना जाएगा। जो हम बोलते हैं ना कि जिस मापक का भी हर ज़्यादा जितना छोटा होगा वो मापक उतना बड़ा दर्शाएगा। जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा ना वो मापक उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो जिसकी हर बड़ी होगी, जिसका ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो मापक बड़ा मापक मानचित्र, ये बड़ा नहीं होगा। जिसका भी छोटा होगा ना डिनोमिनेटर वो बड़ा मापक होगा। इसमें गलत बताना है ना, तो ये वाला गलत ही होना चाहिए भाई, क्योंकि इसके तुलना नहीं दी गई ना किसी से भी। वैसे जिसकी हर बड़ी होती है ना वो मापक बड़ा ही माना जाता है। तो हो सकता है इसका आंसर यही होना चाहिए। बाकी की तो तीनों चीज़ें सही है, यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। गलत इसी में, ये डाउट इसी में लग रहा है, तो यही वाला आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मानचित्र प्रक्षेप की बात करते हैं। तो इसके संदर्भ में सही क्या है? पहला है, बेलनाकार प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। पहला क्या कह रहा है? बेलनाकार प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ होते हैं, ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा। मर्केटर प्रक्षेप जो होते हैं नौ संचालन के लिए उपयोगी होता है, ये बात सही है बिल्कुल। नाव के लिए एक सीधी रेखा जो होती है वो तैयार करते हैं, रास्ता बनाते हैं, वो इसी से होता है। सही रास्ते का जो मालूम होता है कि सीधी रेखा में जाना है। तो मर्केटर जो प्रक्षेप होता है वो नौ संचालन के लिए उपयोगी माने जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। शंकु प्रक्षेप भूमध्य रेखा को शुद्ध दिखाता है, ये गलत होगा। प्रक्षेप में कभी कभी शुद्ध दिशा और शुद्ध क्षेत्रफल एक साथ नहीं मिल सकते, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है, स्थलाकृतिक मानचित्र। इसके बारे में विचार करना है कि भारत में
इसका प्रकाशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और 1:50,000 के मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल जो है आमतौर पर 20 मीटर का होता है। ये 20 मीटर का नहीं होता शायद। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, हाँ 20 मीटर का ही होता है। इनका जो बीच का अंतराल होता है वो 20 मीटर का ही होता है। ये बात सही है बिल्कुल। तो पहला भी सही है कि इसका जो प्रकाशन है वो सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और ये जो है 1:50,000 के मानचित्र में जो समुच्च रेखाओं का अंतराल है वो 20 मीटर का होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही होंगे। सही आंसर इसका होगा केवल एक, केवल बी, दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। वैसे ही इस तरह की क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये मैप या प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो बुक है ना उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं 4-5। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है। रिमोट सेंसिंग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत पूछा है। ये बिना स्पर्श किए सूचना एकत्रित करने की तकनीक है। संवेदक केवल सूर्य के प्रकाश में ही काम करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में नहीं, ये रात के टाइम में या बादल वगैरह छाए होते हैं उस टाइम पे भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। और ये जो अपनी ऊष्मा है उससे खुद अपना रास्ता बनाते हैं, यानी कि अपनी ऊष्मा खुद भेजते हैं। तो ये संवेदक जो होते हैं, ये रडार वगैरह ये रात में भी काम करते हैं और बादल वगैरह होते हैं उस टाइम पे भी काम करते हैं क्योंकि अपनी ऊष्मा खुद भेजते हैं। तो इसी वजह से ये वाला जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। और यही कौन सा कथन गलत है, यही वाला गलत होगा कि ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश में काम करते हैं। तो ये वाला गलत है और यही हमारा आंसर भी होगा। गलत ही पूछा है ना इसमें, कौन सा कथन गलत है और यही होगा। फिर है सांख्यिकीय विधियों के बारे में सत्य कथन, यानी कि सही कौन सा है ये बताना है। मीन यानी मोड और जो यहाँ पे दिया गया है मीन माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। 35 में क्या बोल रहा है कि जो मीन होता है वो चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। सत्य को पहचाना, ये होता है भाई चरम मूल्यों से प्रभावित, ये गलत हो जाएगा। बहुलक का मान जो सबसे अधिक बार आता है, ये बात सही हो जाएगी। सेकंड वाला इसका आंसर सही होगा। मोड जो होता है वो डेटा की आवृत्ति को दिखाता है कि ये कितनी बार आया है। जितनी बार ज़्यादा बार आएगा ना वही उसका मोड या बहुलक कहलाता है। तो ये मोड होता है वो मान जो होता है सबसे अधिक बार रिपीट होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। मानक विचलन प्रसार का माप नहीं है, गलत हो जाएगा। कोरोप्लिथ मानचित्र में रेखाओं का प्रयोग होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चट्टानों के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। दूसरा है अवसादी जो सेडिमेंट्री होती हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा है कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें केवल ताप से बनती हैं। और संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। तो इसमें गलत चुनना है और गलत होगा कि कायांतरित चट्टानें केवल ताप से बनती हैं। जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो केवल ताप से नहीं, वो दाब से ताप से दोनों से बनती हैं। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें नीचे जा कर के दबती हैं वहाँ पे इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसी वजह से वो अपनी जो है रूप वगैरह चेंज करती हैं। यानी कि ये जो सारी घटनाएं होती हैं मेटामॉर्फिक होती हैं वो केवल ताप से नहीं बनती, ये बनती हैं दाब से और ताप से दोनों से मिल करके, ना कि केवल ताप से। तो यही वाला जो होगा गलत होगा। अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय प्राथमिक चट्टानें होती हैं और संगमरमर कायांतरित चट्टान है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है नदी की जीर्णावस्था या ओल्ड एज, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है। विसर्ग का बनना, नदी की ओल्ड एज पूछी है। जल प्रपात का निर्माण करना, गोखुर झील ओक्सबो लेक या विस्तृत जो डेल्टा है उसका निर्माण करना। इसका आंसर होगा जल प्रपात, वाटरफॉल का निर्माण होता है। पवनों के बारे में कौन सा कथन है उसके ऊपर विचार करना है। सही पूछा है यहाँ पे, कौन सा सही है। चिनुक है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म हवा। चिनुक है गर्म हवा है, ये बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत के ऊपर चलने वाली गर्म हवा है, बिल्कुल सही है। मिस्ट्रेल एक गर्म स्थानीय पवन है। मिस्ट्रेल एक गर्म स्थानीय पवन नहीं, ये ठंडी हवाएं हैं। मिस्ट्रेल एक ठंडी हवा है और ये कहाँ से चलती है,
फ्रांस से लेकर के भूमध्य सागर की तरफ में आती है, भूमध्य सागर की तरफ चलती है। तो मिस्टर ले ठंडी हवा है, ना कि गर्म। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ठंडी। तो पहला सही होगा और सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी कि केवल ए सही है, केवल एक सही है यहाँ पे होगा। महासागरीय धाराओं के बारे में गलत कौन सा है, यहाँ पे गलत बताना। जो महासागरीय धाराएं हैं उनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला है गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में। सेकंड है लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछली पालन का अच्छा क्षेत्र बनता है, यानी कि दोनों धाराएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया जो है क्षेत्र बनता है वहाँ पे। तो ये तीनों बातें सही कही गई हैं। और यहाँ पे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो क्यूरोसियो जो धारा है वो गर्म है और हिंद महासागर में नहीं, ये प्रशांत महासागर की धारा है, ये प्रशांत की है, हिंद की नहीं, ये प्रशांत महासागर की है, प्रशांत महासागर की, और ये गर्म है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका क्यूरोसियो। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में बताना है। पहला है उष्मांक, जो ड्यू पॉइंट है वो तापमान, वह तापमान जिसके ऊपर वायु संतृप्त हो जाती है। तो पहला पॉइंट है उष्मांक, जो है वह तापमान है जहाँ पे वायु संतृप्त हो जाती है, पहला कथन। सेकंड कह रहा है कि बादलों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, सेकंड वाला सही है। जो पक्षाब होते हैं वो बादल सबसे कम ऊंचाई पे होते हैं, पक्षाब जो होते हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 8,000 से 12,000, कितनी पाई जाती है, 8 से 12,000 मीटर के आसपास। ये सबसे ऊंचाई पे, सबसे कम ऊंचाई पे नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा कि सबसे ऊंचे जो बादल होते हैं वो 8,000 से 12,000 मीटर पे पाने वाले पक्षाब होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर ऊंचाई पे, और पतले होते हैं और पंखों की तरह होते हैं, पतले पंखों की तरह, पंखों जैसे, कम ऊंचाई पे नहीं, अधिक ऊंचाई पे मिलेंगे ये। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन गलत है, उत्तरी मैदानों के बारे में बताना है। पहला कथन है कि ये विश्व के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में से एक है, विश्व के सबसे उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान है उनमें से एक है, पहला कथन बिल्कुल सही है, हमें गलत ढूंढना है। तराई क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में नदियां लुप्त नहीं होती है, तराई क्षेत्र में तो जो नदियां होती हैं वो बाहर निकलती हैं, दोबारा से प्रकट हो जाती हैं तराई में। तो जो तराई क्षेत्र होता है वहां पे लुप्त नहीं होती। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सेकंड वाला। रेह या कलर क्षारीय मिट्टी के स्थानीय नाम है, तो स्थानीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के स्थानीय नाम होंगे रेह या कलर। पंजाब का मैदान दोआब के लिए जाना जाता है, ये बात भी सही है। ये तीनों ही बातें सही हैं और ये वाला गलत हो जाएगा, और नेगेटिव आंसर पूछा है तो ये वाला ही आंसर हो जाएगा। जो भाबर है वहां पे लुप्त हो जाती हैं, वो पत्थरों वाला इलाका होता है, और तराई जो होती है वहां पे दोबारा से प्रकट हो जाती हैं। कहाँ पे गायब हो जाती हैं, ये दो यहाँ पे लिख लो, भाबर में, भाबर में लुप्त होती हैं। अगला है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में बताना है। पहला कथन कह रहा है कि अन्नायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे, ये अन्नायमुड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है, ये बात भी सही है। थर्ड है कि पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये केरल तमिलनाडु में है, केरल तमिलनाडु में, केरल या तमिलनाडु के बीच में, ये महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में जो है वो यहाँ पे लिख लो, थालघाट और भोरघाट, ये महाराष्ट्र में मिलेंगे। और जो पालघाट होगा वो यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों पर जो विचार करना है और भोरघाट मुंबई पुणे को आपस में जोड़ता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भारत की नदियों के संगम पर विचार करना है हमें। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। सेकंड कह रहा है कि कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर आपस में मिलती हैं। तो ये बातें दोनों सही होंगी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलेंगी। तो सेकंड यानी कि इसका केवल बी, दोनों सही है। ये थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में गलत को चुनना है। नेगेटिव को पूछा है, कौन सा इनमें से गलत है वन्य जीव संरक्षण को लेकर के। पहला है, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया था, ये बात भी सही है। कांजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ना कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में है और ये किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए। एशियाटिक लायन के लिए है गुजरात में। फिर है नेक्स्ट, भारत की जलवायु के बारे में कौन सत्य बताना है आपको, कौन सा कथन सही है। लौटते मानसून तमिलनाडु में वर्षा करती है। लौटते टाइम मानसून तमिलनाडु में वर्षा करती है। कोरोमंडल तट पे बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी से नमी उठा करके अक्टूबर नवंबर या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में जाते जाते जो मानसून होती है, लौटते टाइम पे बंगाल की खाड़ी से, ये वाला जो एरिया है यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी उठाएगी और जाते जाते ये जो एरिया है तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जाते जाते टाइम पे बारिश होती है। यानी कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, उस टाइम पे वहाँ पे बारिश होती है। तो इसको बोलते हैं हम लौटता मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है। लू उत्तर भारत में सर्दियों में नहीं गर्मियों में चलने वाली हवा है। मैंगो सावर असम की वर्षा को कहते हैं, ये भी गलत होगा। और मावठ मानसूनी वर्षा का दूसरा नाम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। 45 का पहला आंसर क्या होगा, सही। फिर नेक्स्ट है 46, ऊर्जा संसाधनों के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, कौन सा गलत है। पहला है कि कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सेकंड वाला है एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। सौर ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इनमें से पहला सही है। एंथ्रेसाइट कोयला बढ़िया किस्म का है, ये भी बढ़िया सही है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा है और गलत का आंसर गलत ये हो जाएगा थर्ड। सौर ऊर्जा एक परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा नहीं, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये तीनों क्या है, परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। और ये सौर ऊर्जा या सोलर वगैरह हम जिसको बोलते हैं ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो सारी हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत, ना कि परंपरागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही बताना है कि गलत बताना है, ये नहीं लिखा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। जो हम आंसर करते हैं ना उससे ही पता चलता है। 3 कथन सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा, या 3 गलत मिलेंगे, एक सही मिलेगा। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना है। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से बना है। 47 का, तो ये बात सही है। राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है, ये बात भी सही है। टिस्को एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ये बात यहाँ पे गलत लग रही है। सार्वजनिक उद्योग नहीं, निजी उद्योग है। टिस्को जो है ये निजी उद्योग है, निजी क्षेत्र का है, ये निजी उद्योग है। और किसको लगाया था, जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने लगाया था। इसकी स्थापना की थी जमशेदजी, एक सेकंड,
टाटा ने 1907 में इसको लगाया था। तो ये सरकारी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, निजी उद्योग होगा, निजी क्षेत्र का। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और शायद इसने गलत ही पूछा होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, विशाखापट्टनम एक पतन आधारित इस्पात केंद्र है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में गलत ही चुनना होगा। पहला है, भारत का लगभग 59% भाग भूकंप संभावित क्षेत्र है। भारत का लगभग 59% भाग है जो भूकंप संभावित है। सेकंड है कि सुनामी गहरे समुद्र में अधिक ऊंची होती है। ये वाला गलत हो जाएगा। अधिक ऊंची जब होती है ना, वो किनारे पर आकर के होती है, ना कि समुद्र में। जितना गहरा समुद्र होगा वहाँ पर जो लहरें होंगी या सुनामी होगी वो पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी है। जो छिछला एरिया आएगा ना, छिछले क्षेत्र में आकर के वो इतनी ऊंची हो जाती हैं, तब पता चलता है कि सुनामी है। तो ये वाली बात तो यहाँ पे गलत हो जाएगी और इसमें गलत ही पूछा होगा, इसलिए ये वाले सही है। लू जो होती है वो एक मौसमी आपदा है, बिल्कुल सही है। लूनार और जो हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं हैं वो अधिक होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये तीनों बातें सही हैं और ये बात गलत है और गलत ही यहाँ पे पूछी गई है। इसमें भी नेगेटिव पूछा गया है, ये लगा लो आप। भारत में परिवहन के बारे में गलत चुनना है आपको। भारत में परिवहन के बारे में गलत बताइए। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है 4 महानगरों को जोड़ता है, ये बात तो सही है। उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये बात भी सही है। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु तक चलती है, ये बात भी सही बात है। राष्ट्रीय जो जलमार्ग फेस्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये बात यहाँ पे गलत बताई गई है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है NW1 है जो, वो गंगा भागीरथी और हुगली पर है। गंगा भागीरथी हुगली पर, ना कि ब्रह्मपुत्र पे। जो NH सेकंड है वो ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र पे है। NH नहीं, NW जो सेकंड है वो आपको ब्रह्मपुत्र पे मिलेगा और जो NW1 है वो आपको मिलेगा गंगा हुगली। इसका आंसर क्या होगा 4। सतत विकास का अर्थ क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास करना सतत विकास क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास करना नहीं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखना। यानी कि हम अपना विकास कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन फ्यूचर का भी तो ध्यान रखें ना, कि ये जो संसाधन है हम यूज कर रहे हैं, हमें ख़त्म कर नहीं करना जाने से पहले, कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते सब चीज़ों का यूज कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। अपने बच्चों के बारे में, फिर उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसको ध्यान में रख के हम संसाधनों का उपयोग करें, हमारा भी विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। इस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी का ध्यान में रख कर के हम जो विकास करें वो होता है सतत विकास। सही आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन यहीं तक थे हमारे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे सारे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस नहीं, बल्कि जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी यहाँ पे मिलान वाली, कि कौन सी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। मिलान में पूछ लेंगे, नेगेटिव पूछ लेंगे, कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, जैसे नदियों के बारे में है, फिर दर्रों के बारे में है, पवनों के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे वायुमंडल की परतें और टेम्परेचर, कौन सी घटनाएं होती हैं इनके बारे में, मिट्टियाँ और उनके क्षेत्र, कौन सी फसल है, किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, ये सारी चीज़ें, वनस्पति और वर्षा के बारे में। फिर यहाँ पे भू आकृतियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है ना, वहीं से वो सारी चीज़ें उठा करके इस PDF में डाल दी हैं। ये PDF मिलेगी तो आप बार बार इन चीज़ों को रिवीजन करना और क्लास को भी देखना 1-2 बार, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें। सबसे पहले हम करेंगे अपवा तंत्र, यानी भारत की नदियों के बारे में। पहली नदी है सिंधु नदी। इनका उद्गम स्थल है बोखरचू, तिब्बत से। मोहाना कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। सबसे पहले है अरब सागर में गिरने वाली। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती तीनों अरब सागर में गिरती हैं। इसका नर्मदा का
उद्गम स्थल है हम्पी, अमरकंटक, ताप्ती का मुलताई। फिर यहाँ पे इनकी मुख्य विशेषताएं पूछी जाती हैं। ताप्ती जो होती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं यानी कि ज्वार नदमुख। नर्मदा है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहेगी। सिंधु है वो भारत में केवल लद्दाख से बहती है। नेक्स्ट हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा तीनों की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। गंगा गंगोत्री बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील इनका जो उद्गम स्थान है वो बताया है कि कहाँ से निकलती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तिब्बत में इसको सांगपो बुलाएंगे। महानदी सिहावा यानी छत्तीसगढ़ से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे। कृष्णा महाबलेश्वर से महाराष्ट्र से बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी की बात करें तो कृष्णा होगी। फिर दर्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, कौन से राज्य में है, प्रमुख दर्रों का नाम है और उनको कौन से दर्रे किस स्थान को आपस में जोड़ते हैं। लद्दाख में काराकोरम जोजिला दर्रा, लेह को श्रीनगर से जोड़ते हैं। हिमाचल में रोहतांग और सिपकिला दर्रा, सिपकिला से सतलुज प्रवेश करती है। उत्तराखंड में है लेपू लेक और नीति और माना दर्रा। मानसरोवर यात्रा का मार्ग है यहाँ पे। सिक्किम में है नाथुला जेलेपला, भारत और चीन व्यापार मार्ग जिसको बनाते हैं नाथुला दर्रा और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला और दीफू, तवांग घाटी का मार्ग है ये। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट है। मुंबई को नासिक पुणे से आपस में जोड़ते हैं। केरल में पालघाट मिलेगा। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको स्थानीय पाउने मिलेंगी, जो लोकल आपकी विंड्स हैं। पाउनों के नाम यहाँ पे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो लू और एक चिनूक, दोनों ही पूछी गई है बार बार। चिनूक है रॉकी पूर्व यूएससी की है, गर्म हवा है और बर्फ इससे पिघलती है यानी कि शुष्क और गर्म यानी कि सुखाने वाली हवा। तो हल्की गर्म होती है, ज़्यादा भयानक गर्म सबसे ज़्यादा गर्म होती है लू जो होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म घातक, उससे बीमार हो जाते हैं, बीमारियां आती हैं। तो ये जो सबसे खतरनाक होती है उत्तर भारत में चलती है, अत्यधिक गर्म होती है, गर्मियों में चलने वाली घातक हवा। चिनूक जो होती है वो गर्म और शुष्क होती है, बर्फ को पिघलाती है, रॉकी पर्वत यानी यूएससी की हवा है। मिस्ट्रल की बात करें तो फ्रांस ठंडी हवा है, तापमान को बहुत ही कम कर देती है मिस्ट्रल। सिरोको सहारा मरुस्थल की है, गर्म और धूल भरी होती है, रक्त या ब्लड रेन का कारण बनती है। ब्लड रेन का कारण कौन सी है? सिरोको। और हार्मटन है पश्चिम अफ्रीका की, गर्म और शुष्क, इसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं हार्मटन को। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतें, उनकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले है सौरमंडल, 0 से लेकर के 13 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे। यहाँ पे ऊंचाई पे टेम्परेचर घटता जाएगा और बादल वगैरह जो सारी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी में मिलेंगी। समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर ऊंचा। प्रारंभ में यहाँ पे तापमान जो होगा वो स्थिर रहेगा और फिर बढ़ेगा तापमान। ओजोन परत जो पाई जाती है और जेट विमान वगैरह ये इसी में होते हैं समताप मंडल में। मध्य मंडल की बात करें तो ऊंचाई पे तापमान घटता जाएगा, जितना ऊंचा जाओगे उतना तापमान घटेगा, यानी 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। सबसे ठंडी परत पूछी जाती है, -100 डिग्री सेल्सियस कौन सी परत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य मंडल में। आयन मंडल की बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। रेडियो तरंगों का परावर्तन यहाँ पे होता है। मिट्टी की बात करें, मिट्टियाँ और क्षेत्र की, तो सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। गेहूँ, चावल, गन्ना इसके लिए उपयोगी होती है। पोटास अधिक पाया जाता है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है काली। और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन बहुत कम मिलेगा। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में दलहन व तंबाकू के लिए इम्पोर्टेंट होती है। लोहा प्रचुर मात्रा में मिलेगा, चूना कम मिलेगा। और लेटेराइट पश्चिमी घाट या असम में पाई जाती है, चाय, कॉफ़ी, काजू वगैरह के लिए। और ये निक्सालन से निर्मित होती है, लीचिंग से। नेक्स्ट है वनस्पति और वृक्षा। वनस्पति का प्रकार क्या है? यहाँ पे सदाबहार है, पर्णपाती है, कटीले वन है, मैंग्रोव वन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले मिलान पूछे जाते हैं। सदाबहार वन जहाँ पे हमेशा 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा पाई जाती है।
रोजवुड, महोगनी, आबनूस, ये किसके मुख्य वृक्ष हैं? सदाबहार के। सदाबहार जो वनस्पति होती है वहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे? रोजवुड, महोगनी, आबनूस। पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाएगी। सागवान, शीशम, साखू, साल वगैरह पर्णपाती में मिलेंगे। कटीले वन की बात करेंगे, बबूल, कैक्टस, खजूर वगैरह, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। और मैंग्रोव वहाँ होंगे तटीय इलाकों में या दलदली एरिया में, जहाँ पे सुंदरी वन या सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होंगी भू आकृतियाँ। यहाँ पे कारक हैं कि किस वजह से बनी है। यहाँ पे अपर्दनात्मक है और यहाँ पे निक्षेपणात्मक। निक्षेप से किस प्रकार की आकृति बनेगी, अपर्दन से कौन सी आकृति बनेगी। तो नदियों से जब बहता जल युवा अवस्था होती है उस टाइम पे वी आकार की घाटी बनती है। जलप्रपात और घाटियां बनती हैं अपर्दन से। निक्षेपण जो अपना निक्षेप कहीं पे जमा करती है उससे डेल्टा बनेंगे, बाढ़ के मैदान बनेंगे, तटबंध बनेंगे। पवन है, विंड है, मशरूम रोक और इंसलबर्ग है, वो हवा से बनने वाली आकृतियां हैं और ये अपर्दन से बनने वाली हैं। हवा के निक्षेपण से बनती हैं बरखान। जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं ना उनको बरखान बोलते हैं, वो हवा से बनते हैं। और निक्षेपण से मिट्टी कहीं से उठा करके कहीं और छोड़ना, लोयस वगैरह। हिमनद ग्लेशियर से सर्क, युवाकार की घाटी, हॉर्न। और जो मोरेन होंगे, ड्रमलिन होंगे, वो हिमनद से ही बनेंगे लेकिन निक्षेपण से बनेंगे। भूजल की बात करें तो घोल रंध्र जो सिंक होल होते हैं वो बनते हैं और उनकी जो सेटेलेक्टाइट और सेटेलेग्माइट दो प्रकार की आकृतियां होती है। उनके अंदर एक तरह की गुफा होती है इस प्रकार से, और एक ऊपर उठा हुआ भाग होता है और एक नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। तो ये दो आकृतियां बनती हैं, निक्षेपण से बनती हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पे है लोहा खनिज। कौन सी जो है खदानें वगैरह हैं, प्रमुख एरिया जो है बोलाडिला है दिल्ली राजहरा में, राज्य छत्तीसगढ़। मुख्य विशेषता है कि बोलाडिला से जापान को निर्यात किया जाता है। लोहा है कुद्रेमुख बाबा बुदान पहाड़ियों में, कर्नाटक में मिलेगा। कुद्रेमुख घोड़े जैसा मुख या प्रसिद्ध खान होती है, इसको बोलते हैं घोड़े जैसा मुख। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। तांबा खेतड़ी राजस्थान में है और भारत का सबसे ज़्यादा तांबा प्रमुख उत्पादक कौन सा है? राजस्थान खेतड़ी में। मैग्नीज बालाघाट या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक है बालाघाट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट की बात करें तो कालाहांडी या कोरापुट उड़ीसा में है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। अभ्रक की बात करें तो कोडरमा झारखंड में। विश्व में भारत का पहला स्थान है यहाँ पे, प्रमुख स्थान। सोना की बात करें तो कोलार हट्टी कर्नाटक में भारत की सबसे गहरी खानें हैं। इसमें से क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, एक तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख कर्नाटक में है, तांबा खेतड़ी राजस्थान में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज वाला मध्य प्रदेश में, बालाघाट पूछा जाता है। बॉक्साइट यानी कि आपका उड़ीसा में है, ये पूछ लिया जाता है। अभ्रक झारखंड में। सोना भी पूछा जाता है कोलार कर्नाटक में। फिर है ऊर्जा संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम। संसाधन है यहाँ पे कोयला, झरिया, बोकारो, धनबाद प्रमुख क्षेत्र हैं, झारखंड में मिलेंगी और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये। झरिया, बोकारो, धनबाद झारखंड में है कोयला। फिर रानीगंज में भी है, पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे पुरानी खानें हैं कोयला की। कोयला यहाँ पे सिंगरौली में भी है, मध्य प्रदेश में, यूपी में, और बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। फिर है पेट्रोलियम, डिगबोई में इम्पोर्टेंट है, असम में। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। पेट्रोलियम की बात करें तो मुंबई हाई में भी है, महाराष्ट्र में। भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है मुंबई हाई। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कलोलिया अंगलेश्वर गुजरात में, खंबात की खाड़ी का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट लौह इस्पात उद्योगों की बात करें, अयस्कों की बात करें तो टिस्को है, जमशेदजी टाटा ने लगाई थी 1907 में, निजी कंपनी, भारत का पहला सफल निजी संयंत्र। सेकंड भिलाई है छत्तीसगढ़ में, रूस या पूर्वी सोवियत संघ से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई किसकी हेल्प से? रूस की हेल्प से।
राउरकेला जर्मनी की हेल्प से ब्राह्मणी नदी के किनारे में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की हेल्प से कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। बोकारो झारखंड में, ये मिलान में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रूस की हेल्प से भारत का पहला तटीय प्लांट है। सूती वस्त्र और अन्य उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र मुंबई में है, भारत का कॉटनोपोलिस नाम दिया गया है, भारत का कॉटनपोलिस मुंबई में। सूती वस्त्र एक मिल अहमदाबाद में, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है इसको। सूती वस्त्र कोयम्बटूर में भी है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगर भारत का मैनचेस्टर बोल देंगे सूती वस्त्र से रिलेटेड, अहमदाबाद में है। कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। फिर है कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में है, चीनी का कटोरा। सर्वाधिक मिलें यूपी में, महाराष्ट्र में मिलेंगी। जूट उद्योग हुगली नदी के किनारे या बंगाल में, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बंगाल। फिर है परमाणु ऊर्जा केंद्र, प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर। रावत भाटा है, राजस्थान में, चंबल नदी के पास में। कलपक्कम तमिलनाडु में, स्वदेशी तकनीक से निर्मित लगाया गया है। नरोरा है, उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के किनारे। काकरापारा गुजरात में, ताप्ती नदी के पास में। कैगा कर्नाटक में, पश्चिमी घाट के पास। नेक्स्ट है फिर प्रमुख इस्पात संयंत्र और सहायक देश। इसके लिए एक ट्रिक भी दी गई है यहाँ पे, भीरू राज दुबे, यानी कि भिलाई जो है वो रूस की हेल्प से लगेगा, राउरकेला लगेगा वो जर्मनी की हेल्प से, राज और यानी दुर्गापुर है वो ब्रिटेन की हेल्प से, और बोकारो रूस की हेल्प से। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, रूस की हेल्प से है, सेकंड नंबर पंचवर्षीय योजना में लगाया है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की हेल्प से, सेकंड पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की हेल्प से, दूसरी यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो झारखंड में, रूस की हेल्प से और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना की गई है इनकी। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापना की गई, उत्तराखंड में है। कांजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए है। गिर गुजरात में, एशियाई शेर के लिए। कान्हा मध्य प्रदेश में, बाघ या बारहसिंगा के लिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, रॉयल टाइगर के लिए। कैबुल लामजाओ मणिपुर में, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कैबुल लामजाओ मणिपुर में है। सुल्तानपुर हरियाणा में, प्रवासी पक्षियों के लिए है। और दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए। फिर है पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, जो 2011 की जनगणना हुई थी, पंचवर्षीय नहीं जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ है, और सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की, कम है सिक्किम की। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल का, 17 व्यक्ति। लिंग अनुपात की बात करें तो 943 प्रति हजार पुरुषों पे, केरल का सबसे ज़्यादा है और हरियाणा का सबसे कम है 879। साक्षरता दर की बात करें तो 73% है भारत में, केरल की है 94% सबसे ज़्यादा, और बिहार की है 61.8% सबसे कम। 10 की वृद्धि कितनी हुई है, 17.7%, और सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई है, सबसे कम हुई है यहाँ पे नागालैंड में। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.16% है, और सबसे ज़्यादा गोवा की और हिमाचल प्रदेश की सबसे कम। फिर है महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे, पंजाब हिमाचल। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यहाँ पे है। हीराकुंड महानदी पे, उड़ीसा में, सबसे लंबा बांध है। टिहरी भागीरथी पे, उत्तराखंड में, भारत का सबसे ऊंचा बांध। सरदार सरोवर नर्मदा पे, गुजरात में, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर कृष्णा पे, तेलंगाना में, बौद्ध विद्वान के नाम पे। यही थी ना आज की क्लास, यहीं तक थी। मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आप सभी का पूरी क्लास 11th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई होगी, रिवाइज भी कर ली होगी,
और जिन्होंने पहले की वीडियो देखी होंगी उनको ये सारी चीज़ें आज समझ में आ गई हैं। जिन्होंने नहीं देखी होगी वो एक बार पहले की क्लासेस देख लीजिए जो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फिर आपको सारी चीज़ें 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाएंगी ना ये चीज़ें, फिर अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी अपने आप, और रिवाइज भी करोगे तो दिमाग में याद भी रहने लगेंगी वो चीज़ें। एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, उसको 3-4 बार आप पढ़ते हो, उसको अपनी आंखों के सामने ऐसे घुमाते हो ना, देखते हो बार बार, वो चीज़ें दिमाग में तभी बैठने लगती हैं, तभी वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। एग्जाम के टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होता उस टाइम पे, जब वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है तो आंसर देख के, क्वेश्चन देख के सीधा आंसर अपने आप दिमाग में आ जाता है। और अगर आपने पढ़ी हुई है, वो अच्छे से याद नहीं हुई है, बार बार रिवीजन नहीं किया है, तो वहाँ जाके कन्फ्यूजन होता है। और टिक हमेशा तुक्का मारोगे ना तो गलत पे ही लगता है, ज़्यादातर सही पे नहीं लगता। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप बहुत अच्छी क्लास थी आज, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और लास्ट में जो ये चीज़ें ऐड की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग से, क्वेश्चंस के अलावा अलग से, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करते हैं ना सिर्फ 4 ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं हम, और उन चारों के ही आंसर ऐसे मिलान कर पाएंगे। तो इसमें ना 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, और क्वेश्चंस में हो सकता है ना उन चारों के अलावा भी कोई कुछ भी किसी भी तरह के पूछ ले। तो मिलेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो पहले की 1-2 क्लास की पीडीएफ नहीं दी है वो भी मैं दे दूंगी, टाइम लगेगा तभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बता देना लास्ट में कि क्लास कैसी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।